नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले आपको लिए चलते हैं हम कर्नाटक। हिजाब के विरोध का मुद्दा आज राज्य के शहरों में फैल रहा है। यहाँ पर आज बागलकोट, मांड्या, उडुपी, शिवमोगा में जो तस्वीरें आई हैं वो दिखा रही हैं कि इस मुद्दे पर तनाव कैसे बढ़ रहा है या बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि हालात को देखते हुए हाई स्कूल और कॉलेजों को 3 दिन के लिए राज्य में बंद कर दिया गया है। बागलकोट और शिवमोगा से तो पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई। पत्थरबाजी, जबरन भगवा झंडा लहराने के कारण शिवमोगा में आज रात तक धारा 144 लगा दी गई है। कॉलेज में हिजाब पहनने से शुरू हुआ ये विवाद हाई कोर्ट में सुना गया और अब कल भी सुना जाएगा। मांड्या में एक हिजाब पहनने वाली लड़की ने भगवा शॉल पहने लड़के उसको बहुत परेशान तंग करते नजर आए। और आपको बता दें, इस जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं, कई कॉलेजेस में पुलिस तैनात की गई है और पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर टियर गैस और लाठी चार्ज का भी प्रयोग करना पड़ा है। और निहाल, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इस समय जो ये पूरा मामला सामने कर्नाटक में आया है, पहला मसला तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये इस स्थिति में क्यों पहुंचा है कि ये 3 दिन तक कॉलेजेस बंद किए गए हैं, और दूसरा ये कि इसके पीछे राजनीति कौन कौन करा रहा है। देखिए, पिछले 15-20 दिनों से यह मामला चल रहा है। स्कूल कॉलेजेस बंद करके इस तनाव को दूर करने के लिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश अगर सरकार ने की होती तो शायद ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। लेकिन सरकार को भी कहीं न कहीं लगता है कि ये मामला चाहे वो विपक्षी दल हो या सरकार बीजेपी की सरकार है, दोनों के आने वाले विधानसभा चुनावों में उनके हितों की रक्षा करता हुआ ये मुद्दा उनको दिख रहा है। इसलिए उन्होंने इस मामले को यहाँ तक आने दिया, इसलिए कि मुख्यमंत्री ने जो फैसला आज लिया है वो पहले भी ले सकते थे और उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि हालात बिगड़ रहे हैं। स्टेट इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस सभी सामने है, सबकी इनपुट्स थी, सबको इस बात का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं हालात लगातार यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स एक दूसरे के सामने के सामने खड़े हो रहे हैं और आपको पता है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स जब भड़कते हैं, छात्र जब विरोध करते हैं तो फिर उन पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल होता है। नतीजा ये हुआ कि शिवमोगा, दावणगेरे जैसी जगहों पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, बागलकोटे में लाठीचार्ज करना पड़ा, पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े, 144 धारा लगानी पड़ी। इस तरह के हालात को पहले सरकार ने बिगड़ने दिया। अब जो दूसरा सवाल आपका कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी एक जाहिर है कि अगले साल यहाँ विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में यह देखा गया है कि एक पोलराइजेशन की एक पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार की जाती है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि किस तरह से दक्षिण कन्नड़ा, यानी जिसको मैंगलोर आप कहते हैं, उडुपी का जो इलाका है, यहाँ पर हमेशा जब कभी भी कर्नाटक में ध्रुवीकरण हुआ है तो उसकी जो बुनियाद है वो यहीं से पड़ी है। आप देखिए, ये कांग्रेस यहाँ से बहुत मजबूत पहले थी, लेकिन पिछले 2.5 दशकों से यहाँ पर कभी संस्कृति के नाम पर, कभी गौ रक्षा के नाम पर यहाँ पर काफी विवाद हुआ है, हिंसक झड़पें हुई हैं, कई सारे दंगे हुए हैं। यहाँ पर ये हुआ कि 2000 बिल्कुल, तो निहाल हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अब राजनीति इस तमाम इसके पीछे है और इस समस्या को और इन हालात को जो बहुत ही चिंताजनक है, इनको समझने के लिए गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, जो बीजेपी की तरफ से एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी मत रखेंगी, और अफरा अली, कैंपस फ्रंट नेता, कर्नाटक से हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले मैं अगर अफरा अली आपसे पूछूं और आपसे जानना चाहूं, ये जो मामले इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल तक हम एक कॉलेज की बात कर रहे थे, अब ये इतने सारे शहरों में, तमाम कॉलेजेस में पहुंच गया है, फैल रहा है, कैसे आप इसे देख रही हैं, क्यों हो रहा है ये? अगर आप देख सकते हैं तो ये एक हिजाब का इशू नहीं है, ये एक्चुअली केसरी शॉल का इशू है। एक कॉलेज में कोई इशू होता है, जो लड़कियां उनके हक के लिए लड़ते हैं कि उनको उनकी फंडामेंटल राइट जो है वो देना है, उनके कॉलेज में डिनाई करते हैं तो वो लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं। और उसके बाद में ये तेजी से फैला जाता है हर एक कॉलेजेस में, जहाँ पे पूरा एक ग्रुप जाता है जो उनके ही क्लासमेट्स हैं, उनकी ही कोलीग्स। इन लोगों को स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके ये लोग इस स्टूडेंट
ऐसी मनस्थितियों में उन्हें क्या बढ़ावा देते हैं कि ऐसे ऐसे शॉल्स जाके जय श्री राम का चैंट करके वहाँ का जो माहौल है, जो क्लास का माहौल है, जो एजुकेशन का सेंटर हम बोलते हैं, जो एजुकेशन देने वाले एक माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। और एक जाना माना कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कर्नाटक में अभी 4 सालों से जो भी बीजेपी यहाँ पे अपनी गवर्निंग कर रही है, ये गवर्निंग में उनका कोई डेवलपमेंट में नहीं आ रहा। अभी नेक्स्ट साल में, अगले साल में उनका इलेक्शन जाने वाला है, तो इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल एजेंडा इनको कुछ मिला नहीं रही, तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के ये लोगों को घुमा फिरा के कुछ इलेक्शन का एक वोट बैंक कर रहे हैं। ठीक है। मैं गीता जी आपसे समझना चाहूंगी, आप हमारे सहयोगी निहाल को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर कोशिश होती पहले ही मुख्यमंत्री ये स्कूल कॉलेजेस को बंद कर देना चाहिए था, हाई स्कूल को, हालांकि ये मामले को तूल पकड़ने दिया गया। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है इतना लगातार ये फैल रहा है, आप क्या कारण इसके पीछे देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक शिक्षिका हैं? जी निधि जी, देखिए मैं पिछले अभी आप देखिए तो 1.5 महीने से लगभग ये जो मसला है ये कर्नाटक में चल रहा है। 1.5-2 महीने हो गए हैं, जो कि 6-7 लड़कियां हैं जिन्होंने कि एक प्री कॉलेज, मतलब जो हम स्कूल कहते हैं जिसे, वहां पे उन्होंने कहा कि हम जो है कक्षा में जो है हम हिजाब पहन के जाना चाहते हैं। और कारण उसका ये कहा कि हम, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं वो मेल हैं, मतलब पुरुष शिक्षक हैं, इसलिए हम जो है अपना जो है चेहरा कवर करके जाना चाहते हैं। यहाँ से इसकी प्रारंभ यहाँ से हुआ। और उसके बाद आप देखिए कि लगभग कई छोटे बड़े शहरों में इस प्रकार की धीरे धीरे जो है एक माहौल बनने लगा, और बहुत सारी जो है मुस्लिम लड़कियां आके कहने लगी कि भाई हम जो स्कूल में जा रहे हैं हमें इस बात का जो है हमें परमिशन मिले। तो आप ये देखिए कि ये कहीं भी एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, एक ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा जो ये विरोध है, ये एक बड़ा योजनाबद्ध विरोध किया गया। और कैंपस फ्रंट जो है, आप दोनों से तो यही कहूंगी ना कि ये कितना दुखद है, काम करने वाला ग्रुप है। गीता जी हम भी जानते हैं कितना दुखद है। मैं आप दोनों से कहूंगी कि इसके लिए आप भी योजनाबद्ध कह रही हैं, वो भी योजनाबद्ध कह रही हैं, और इस पे प्रयोग हो रहा है छात्रों का, नहीं इस पे प्रयोग हो रहा है छात्रों का। लेकिन गीता जी क्लैरिफिकेशन में ये चाहूंगी, लड़कियां, ये कहा जा रहा है पहले से, अभी से नहीं, पहले से ही हिजाब पहन के ये आ रही थी, भले ही संख्या बड़ी हो, लेकिन कई लड़कियां पहले से ही बहुत सालों से हिजाब पहन के आती थी। देखिए दीदी जी, सबसे पहले तो ये हिजाब का तो कोई ये मतलब जो मसला है ही नहीं। ये एक स्वतंत्र देश है और जो हिजाब पहनना चाहते हैं वो जरूर हिजाब पहने। मसला ये है कि यहाँ पे एक किसी की जो व्यक्तिगत जो उसका अधिकार है अपना चेहरा ढकने का, उसके सामने खड़ा है कि कोई एक संस्थान जिसके अपनी एक ड्रेस कोड है, जिसने अपना कोई नियमबद्ध कानून बनाया है, ये दोनों आमने सामने खड़े हुए। जो शिक्षा संस्थान इसकी परीक्षा, जैसे विश्वविद्यालय है, गीता जी ये तो हाई कोर्ट डिसाइड कर लेगा, चलिए ये हाई कोर्ट पे छोड़ेंगे, इस पे हम नहीं आएंगे कि ये पहनना है कि नहीं। लेकिन छात्रों का प्रयोग, राजनीति के लिए छात्रों का प्रयोग होना ये ठीक नहीं, क्योंकि सुबह से मैं देख रही थी, हमारी सहयोगी श्रीजा हैं 24 चैनल में, बच्चे जो थे, यंग बॉयज जिन्होंने ये पहना हुआ था भगवा, ये अंगवस्त्र पहना हुआ था, वो कैमरे से नहीं बोलना चाह रहे थे। उनसे पूछा भाई आप किसने आपको दिया, तो उन्होंने कहा कुछ बोलने से हिचकिचा रहे थे। यही बहुत चिंताजनक बात है। मैं आपसे अफरा ये जानना चाहूंगी, जो बीजेपी की तरफ से ये एक दूसरी तरफ आरोप आ रहा है कि भाई ये संख्या तो अब बड़ी है, ये भी सुनियोजित तरीके से हो रहा है, एसडीपीआई की जीत को भी बात सामने रखी जा रही है, उसका हाथ पीछे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। आप किस तरह से इस बात को समझाएंगी दर्शकों को? मैम, मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी लड़कियां वहां पे स्कूल जाने में कोई भी अपना चेहरा कवर करने की बात कभी भी नहीं की है। वो उनके जो हेयर है वो कवर करने की बात कर रहे हैं। और मैम आप देख सकते हैं कि हमेशा जब से हमारी भारत में एजुकेशन सिस्टम आया है, तब से हर मुस्लिम लड़की या फिर जो उन्हें चाहते हैं, उनके खुद की चॉइस से वो हिजाब पहन के एजुकेशन को लेने जाती है। और अभी देखिए सडनली ऐसा माहौल होता है, ऐसा इश्यू बनता है, तो हम सब जान सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है कि कोई एक ग्रुप यहाँ पे कुछ मसला कर रहे हैं। मसला पहले नहीं था, मसला अभी बनाया जा रहा है। या फिर आप बोल रहे हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे है, उनके हक के लिए वो लड़ रहे हैं।
कोई ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत होगी अगर उनके हक के लिए वो अपनी मांग करें। और अभी ये भी जानते हैं कि अभी आज कोर्ट में भी सुनवाई हुई कि जो हिजाब है वो एसेंशियल प्रैक्टिस है, लेकिन केसरी शॉल जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है। तो जो एसेंशियल प्रैक्टिस है वो फंडामेंटल राइट है जो वो हमेशा से करती आ रही है और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है गीता जी, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, अब कर्नाटक में तो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यूपी में तो इसी साल चुनाव हैं और पहले चरण का प्रचार का आखिरी दिन है। आपको लगता है इन तस्वीरों का असर उत्तर प्रदेश के चुनावों पर भी पड़ेगा? देखिए, क्योंकि आपने कहा कि ये चुनावी मसला भी है, तो मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि बात यहाँ है कि हाईकोर्ट में इसका ये जो केस लड़ रहे हैं जो हिजाब के समर्थन में, देवदत्त कामत वो जाने माने कांग्रेस के नेता है और उन्हें उत्तर प्रदेश में जिम्मेवारी भी दी गई है चुनाव की। वो इसको केस को वहां लड़ रहे हैं हिजाब का, और उन्होंने जो आज कोर्ट किया है हाईकोर्ट में, मैं वो बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जब कोई लड़की को माहवारी हो जाती है और हदीस को कोट करके कहा है, तो उसके बाद उसको जो है एक पराये पुरुष को अपना चेहरा और हाथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। आज 21वीं शताब्दी में ये आर्गुमेंट किया जा रहा है कांग्रेस के नेता जो वकील भी है हिजाब के समर्थन में। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में आप इसे देखिए, ये किसी भी जो लड़की है उसका ये उसका इंडिविजुअल राइट है, उसका वो खुद ये निर्णय कर सकती है कि वो अगर अपना चेहरा ढकना चाहती है जरूर ढके, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसको जिस प्रकार से ये कहना कि हमें, क्योंकि पुरुष हमें पढ़ाते हैं इसलिए हम इसको चेहरे को ढकना चाहते हैं, ये एक बात है, ऐसा नहीं है लड़कियां और वो ढकने की बात भी नहीं है। ठीक नहीं, माता पिता के उनके घर में कैसा वातावरण होगा अपने गुरु के लिए, जो आप कक्षा में आप किसी से पढ़ने जाते हैं, गीता जी, स्थिति ये पहुंचती है कि एक लड़की को इतने सारे जो बच्चे हैं वो भगवा वो पहनकर वो उसको प्रताड़ित कर रहे थे, और ये अपने आप पे इतनी दुखद तस्वीर है कि हम राजनीति के जीत के लिए अपने युवाओं को किस ओर धकेल रहे हैं। वाकई में उम्मीद करते हैं अब हाई कोर्ट किस तरह से इस पे फैसला लेगा, लेकिन राजनीति भरपूर यहाँ पर नजर आ रही है और इसका असर सिर्फ कर्नाटक में नहीं होगा, पूरे देश में पड़ता है। बहरहाल देश की बात में हम उत्तर प्रदेश चलते हैं। विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान से पहले प्रचार का आखिरी दिन था। यूपी के पश्चिमी इलाके में 58 सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई और ऐसे में ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए पहुंची हुई है। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आइए सुन लेते हैं क्या क्या कहा ममता बनर्जी ने यहाँ पर। और आज संकल्प पत्र भी बीजेपी ने जारी किया, अखिलेश यादव ने भी जारी किए हैं अपने चुनावी वायदे, जरा थोड़ा वो सुना देते। कल आप आज ये दीदी कलकत्ता से उड़ करके आ गई और दिल्ली के लोग यूपी नहीं आ पाए, कह दिया मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। इतना साल आप दिल्ली में पहाड़ में है, आप यूपी में पहाड़ में है, तो क्षमता में रह के आप गोली चलाते हो, बर्बादी करते हो। मां बहन को क्या हुआ है हमको बोलने का जरूरत नहीं है, इतिहास बताएंगे। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे, पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था, माफी मांगो। लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 12वीं पास करने के उपरांत लड़कियों को 36,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी। बहरहाल हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव नेता बीजेपी मौजूद है और महेश आर्य प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। जाटव जी, मैं पहले आपसे पूछूंगी, ममता बनर्जी का चुनावी मैदान में उतरना, अखिलेश की मदद करना, क्या वाकई में परेशान हो रही है बीजेपी?
भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अभी ममता जी ने जैसे कहा कि वो माफी मांगे, तो माफी मांगे ये जब ये चुनाव जीत गई और इन्होंने सरकार बना ली तो इन्होंने पश्चिम बंगाल में जो तांडव मचाया ये उसके लिए माफी मांगे। किस तरीके से वहां पर बेगुनाह कार्यकर्ताओं के साथ में इनके लोगों ने वहां पर जो दंगा करा, उन लोगों के ऊपर जिस तरीके से हमले किए, घायल हुए लोग मारे गए, उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने जो हालात वहां पर पश्चिम बंगाल में पैदा किए हैं उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये हमने इनको हम पश्चिम बंगाल में हमारे पास सिर्फ 3 सीटें थी, आज हमारे पास में 80 से ज्यादा सीटें हैं। वाजिब सवाल उठाया उन्होंने कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, मौसम खराब की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी तो अब पहुंच गई। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता जो हैं हमारे, वो हर एक मीटिंगों में पहुंच रहे हैं। कल जो बिजनौर में मौसम खराब होने के कारण से नहीं जहाज उतरने की परमिशन, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन थी, वो किसी कारण से नहीं, वो मौसम के कारण से थी। और हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में अच्छी स्थिति में हैं, हम जीत रहे हैं। महेश आर्य जी, तो जरूरत पड़ गई अखिलेश यादव को ममता बनर्जी का साथ उनको लाने की, क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में खेलाव भी किया है। देखिए कुलपति जी, आपके चैनल की बहुत बड़ी वो है प्रतिष्ठा, लोगों के बीच में बड़ा भरोसा है और निश्चित रूप से आपके चैनल पे बहुत लोग बिलीव करते हैं। अभी जिस तरह से ममता जी का जिक्र आया, तो ममता जी पश्चिम बंगाल की एक, जैसे बहुत हमारे हिंदू धर्म में देवी का महत्व है दुर्गा, उससे जो है राक्षस और राक्षस प्रवृत्ति के लोग, इस विचारधारा के लोग उससे भय खाते हैं। तो जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उनके विरोध में राक्षस उतारे जा सकते थे उन्हें उतारे और पूरी ताकत लगा करके उनको दुर्गा को हराने की कोशिश की। लेकिन दुर्गा तो दुर्गा थी, उसके सामने, उसकी शक्ति के सामने सारे पराजित होके आए। उन्होंने मीडिया चैनलों के माध्यम से हर कोशिश की थी कि ममता जी को हराएं और उनके ऊपर जो भी ईडी सीबीआई जो भी कार्रवाई कर सकते थे वो भी किया, उनको सदा ने काम किया। लेकिन आज वो जब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो देश की एक बहुत बड़ी नेता हैं और लोकतांत्रिक देश है और उसमें कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है। अगर कोई ये माने तो उत्तर प्रदेश का स्टेट लेवल का इलेक्शन है, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी को वहां घर जाने की जरूरत नहीं है, गृह मंत्री की जरूरत नहीं है, उन पर रोक की कोई जरूरत नहीं है, वो आ सकती है। आर्य जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने लड़कियों के लिए स्कूटी और फ्री में शिक्षा, मुफ्त में शिक्षा पीजी तक, केजी से लेकर, और लैपटॉप की बात की है, ये कांग्रेस से सीखा जा रहा है या समाजवादी पार्टी को? और पुलिस वालों को हफ्ते में 1 दिन की छूट की भी बात कही गई है। तो ये जो जी देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने पहले भी सरकार चलाई और जिन बिंदुओं को हमने उसमें रेखांकित किया है उसमें और कुछ इंक्रीज ही किया है, कम नहीं किया। तो पहले भी हमारी सरकार में कन्या विद्याधन के नाम पर बच्चियों को आर्थिक मदद मिलती थी और लैपटॉप हमने दिए, तमाम जो वाजिबी काम आए हैं। लोग जो कोरोना काल में जो पूरी शिक्षा, जो ऑनलाइन शिक्षा की गई, यदि हमने लैपटॉप नहीं दिए होते बच्चों को तो आज बच्चे पढ़ाई से पिछड़ गए होते। ठीक है, जाटव जी, आखिर में आपसे जो ये वायदे किए जा रहे हैं, बीजेपी ने भी अपने चुनावी तमाम वायदे किए, क्या लोगों को भरोसा करना चाहिए इन वादों पर, या ये सिर्फ एक शिष्टाचार के तौर पर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं? 2012 में मैं टीवी डिबेट में मैं देख रहा था, मैं टीवी डिबेट में मैंने कहा था कि ये जो वायदे कर रही है समाजवादी पार्टी वो पूरे नहीं करेगी। इन्होंने मुसलमानों को 15% आरक्षण देने की बात कही थी, इनकी सरकार बनी, इन्होंने नहीं दिए। इन्होंने बेरोजगारों को, सुन ले भैया सुन ले, आप लोगों ने और बेरोजगारों को महंगाई भत्ता देने की बात कही थी, जो संकल्प, अरे भैया सुनो, वो संकल्प पत्र कर लीजिए आप। महेश जी सुन लो, महेश जी सुन लो, आप अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने गरीबान में देख लो, बेरोजगार, अरे सुनो यार, संकल्प पत्र। चलिए, जनता, उत्तर प्रदेश की जनता है, देखेगी बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया इन्होंने। वाकई में दिलचस्प होता जा रहा है जिस तरह से चुनाव करीब आते जा रहे उत्तर प्रदेश के। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में और अन्य राज्यों का रुख करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर महात्मा गांधी की इच्छानुसार कांग्रेस ने चुनाव किया होता तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। उन्होंने जमकर कांग्रेस पे प्रहार किया। आनंद शर्मा जी ने भी कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। पंजाब के चुनावों में अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू का मुकाबला विक्रम मजीठिया से है। एनडीटीवी से बात करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और तीखे हमले कर रहे हैं। आइए सुनते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। 40 बसें उनकी छीनी, बिजनेस छीने, ढाबों के बिजनेस में फिरौती की। वो मोहब्बत थी 2 बसों से 6000 बसें बनाई। वो मोहब्बत थी पंजाब के सारे होटल मार के सुख विलास, पंजाब के दुखों पे इन्होंने सुख विलास जैसे 5 स्टार होटल बनाए। वो मोहब्बत थी। 3 पीढ़ियां हमारी नाश हुई। एक टेररिज्म में नाश हुई, दूसरी इसने नशे के दरिया में नाश कर दी। और आज फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ ड्रग्स, राइट, लैक ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटी, ये 3 चीजों के लैक से, मेरे हिसाब से इन चीजों की कमी से हम लोगों ने एक और पीढ़ी को खोने का एक ऐसा कगार खड़ा कर दिया है जहां 70,000 करोड़ के एसेट बिक चुके हैं पंजाब के। कोई सिद्धू खड़ा होगा। बहरहाल चुनावों की बात ही हमने देखी और अब देश की बात में एक ब्रेक लेते हैं। आपको ले चलेंगे कोलकाता। यहाँ पे एक काली मंदिर है, उसके अंदर स्कूल चल रहा है और कर्नाटक की स्थिति हमने देखी, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें 90% छात्र मुस्लिम हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तो देश की बात में खबर अब है पश्चिम बंगाल से। तो एक तरफ आपने देखा कर्नाटक में हाई स्कूल में हिजाब को लेकर किस तरह से विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ कोलकाता के एक काली मंदिर में ऐसा माहौल है जो बिल्कुल अलग संदेश दे रहा है। काली मंदिर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम छात्र पहुंचे हुए पढ़ने के लिए, क्योंकि खुले में यहाँ पे क्लासेस हो सकती हैं। खास बात यह है कि 90% जो छात्र यहाँ पर मुस्लिम हैं। प्राइमरी से लेकर 4ठी कक्षा तक यहाँ बच्चे पहुंचे हैं। और आइए सीधे चलते हैं, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, रुक करते हैं। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है। तो प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से पूरा प्रहार एक तरह से किया कांग्रेस पार्टी पर, उसी का एक तरह से जवाब देते हुए राहुल गांधी थे। फिलहाल देश की बात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।